नमस्कार। गीता आईएएस में आप लोग का स्वागत है। हमेशा ही होता है। ठीक है। इससे पहले आज 15वीं क्लास है। इससे पहले हमने जो है 14 क्लास कंप्लीट कर ली है और उसमें हमने पढ़ा क्या है, समन्वयवाद तक ये पढ़ा था कि मनुष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरली रिस्पॉन्सिबल हम इनको कह सकते हैं कि नहीं। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। डिटर्मिनिज्म पढ़ा था, ठीक है। उसमें स्वतंत्रतावाद पढ़ा हमने। उसके बाद हमने उसमें समन्वयवाद पढ़ा, ठीक है। इन सब में पढ़ने के बाद हमने फ्रीडम ऑफ विल को समझा था और फ्रीडम ऑफ विल में ये समझा कि क्या मनुष्य की फ्रीडम ऑफ विल होती है या कि नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिबेट उसमें समझ लिया था कि आज की वर्तमान कानून व्यवस्था किस पे कायम है और कैसे चल रही है। वो ज़्यादातर स्वतंत्रतावाद को मानती है ताकि लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सके। अगर वो एथिकली कुछ गलत करते हैं या लीगली कुछ गलत करते हैं तो हम उनको जो है एक दोषी ठहरा सके और सजा दे सके। कि जो ये लोकवादी है, क्योंकि मनुष्य हम लोग हैं, हम लोग को पृथ्वी पर एक व्यवस्था बना के चलनी है, तो उसके हिसाब से जो यहाँ का कानून व्यवस्था बनाया गया उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल हम ठहरा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। फाइनली हम एक निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि हाँ, हम मनुष्य को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। उसके पास अपना खुद का फ्रीडम ऑफ विल है, इसलिए हम उसे सज़ा दे सकते हैं। कानून व्यवस्था इस पर चलती है। आज 15वीं क्लास है और 15वीं क्लास का आज का एजेंडा ये है कि हम आज नॉर्म्स पढ़ेंगे कि सामाजिक मानदंड क्या होते हैं। सोसाइटल मोरालिटी या एथिक्स कह लीजिए, सामाजिक नैतिकता पढ़ेंगे। उन दोनों को कंपेयर करेंगे। फिर हम ये पढ़ेंगे कि सामाजिक नैतिकता जो होती है बनती कैसे है, ठीक है। उसमें जो है भौगोलिक एस्पेक्ट्स होते हैं, उनका क्या रोल होता है। जैसे कि ठंड की वजह से जो है कोई सामाजिक नैतिकता बन सकती है क्या, गर्मी की वजह से कोई सामाजिक नैतिकता बन सकती है क्या, अगर कोई फर्टाइल मैदान है, उपजाऊ मैदान है, उसकी वजह से कोई सामाजिक नैतिकता बन सकती है क्या। इन सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। आज के क्लास का एजेंडा यही रहेगा और बिना समय गवाए हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं कि हम जा रहे हैं पढ़ने कि नॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। ये पढ़ रहे हैं हम। फोकस करेंगे सभी लोग। ओ भैया फोकस। नॉर्म्स, नियम या सामाजिक मानदंड क्या होते हैं, इस पर फोकस करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, पहले तो यही समझ ले कि इसका मतलब क्या होता है। सीधा सा मतलब ये है कि ये लिखे या न लिखे नियम होते हैं। या तो ये लिखे होते हैं या तो नहीं लिखे होते हैं, जिनके आधार पर लोग समाज में अपना व्यवहार करते हैं। ये समाज में लिखे अलिखे व्यवहार होते हैं। ये तो ये लिखे होते हैं या तो नहीं लिखे होते हैं, लेकिन इसी के आधार पर लोग व्यवहार करते हैं। क्या मतलब है, ये बताता क्या है, ये बताता है कि कौन सा व्यवहार सही है और कौन सा गलत, या लोग हमसे क्या उम्मीद करते हैं। नॉर्म्स या नॉर्म्स मानदंड या सामाजिक मानदंड ये बताते हैं कि समाज हमसे क्या उम्मीद करता है, कि हम कैसे व्यवहार करें। ये सामाजिक नॉर्म्स, ये सोशल नॉर्म्स ये बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, ठीक है। इसमें होता है कि कुछ नॉर्म्स जो है कानूनी होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ नियम तोड़ते हैं या कुछ गलती करते हैं तो आपको सज़ा मिलती है। कुछ नॉर्म्स होते हैं सोशल नॉर्म्स, ठीक है। ये जो है आप कोई गलती करते हैं तो आपको समाज जो है आपको निगलेक्ट करता है, आपको क्रिटिसाइज करता है, लेकिन आपको सज़ा नहीं मिलती, ठीक है। एक लीगल नॉर्म्स होता है, एक सोशल नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। सोशल नॉर्म्स में सज़ा नहीं मिलेगी लेकिन आपको निगलेक्ट किया जाएगा। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको निगलेक्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे बुजुर्ग है तो आप उसका सम्मान नहीं करते, आप उसके साथ बदतमीजी करते हैं, ठीक है। आप चौड़ दिखाते हैं उसके सामने, तो क्या होता है, लोग कहते हैं कि यार बड़ा बदतमीज़ है, संस्कार नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सज़ा नहीं मिल रही है लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर तमीज़ नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप लीगली कुछ गलत कर देते हैं, मान लीजिए किसी को चाकू मार दिया, ठीक है, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी का सम्मान न सम्मान करने में आपने गाली दे दी, तो क्या होगा, अगर वो अपने मानहानि का केस कर देगा आपके ऊपर तो आपको सज़ा मिलेगी सीधा, क्योंकि डिफेमेशन का केस लग जाएगा आप पे कि आपने जो है अपमान किया है। ये होता है एक सोशल नॉर्म्स हो गया, एक जिसमें आपको सज़ा नहीं मिलेगी लेकिन लोग निगलेक्ट कर देंगे आपको। एक लीगल नॉर्म्स है जिसमें आपको सज़ा मिलेगी गलती करते ही, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपको लीगल नॉर्म्स में, सिंपल सा, कि ट्रैफिक सिग्नल पे आप लोग क्या होता है कि ट्रैफिक सिग्नल पे लोग जाते हैं, रेड लाइट होता है तो कुछ लोग नॉर्म्स नहीं तोड़ते हैं उसका, कुछ लोग निकल जाते हैं तेज़ी से एकदम बिल्कुल, क्योंकि बैठे रहते हैं तूफान मेल की तरह, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया तो आपको सज़ा मिलेगी, तुरंत फाइन बनेगा आपका। और सोशल नॉर्म में क्या है, अगर मान लीजिए किसी को बहुत अच्छी से शादी तय हुई है, बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है शादी में, और आप शोक संदेश वाला सफ़ेद कपड़ा पहन के चले गए कि कोई मर गया है, ठीक है, तो वहाँ लोग गलत मानेंगे, कहेंगे कि यार इतना
शादी विवाह का मामला है और आप जो है सफ़ेद कपड़ा पहन के आए हैं, ऐसा लग रहा है कि शोक मनाने आए हैं यहाँ पे, और गर्दन में झुकाए हुए हैं। तो लोग थोड़ा सा अजीब सा उनको लगेगा, कहेंगे कि थोड़ा सा कपड़ा बदल लो यार, जाके झंड सफ़ेदी हटाओ पहले यहाँ से। ठीक है, तो उनको थोड़ा अजीब लग सकता है। ये एग्जाम्पल हो सकता है इसका। तो सोशल नॉर्म्स क्या है कि बड़ों के पैर छूना। ठीक है, ये लिखित कानून नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ऐसा करते हैं तो लोग आपको कहते हैं कि बड़ा संस्कारवान है बच्चा, बहुत ही संस्कारी है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, जो है सोशल नॉर्म्स फॉलो करता है। ठीक है, अगर कोई युवा ऐसा ना करे तो कहते हैं कि बड़ा ढीठ है। ऐसे बुजुर्ग लोग बोलते हैं ना, अपने गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बुजुर्ग लोग ऐसा बात करते हैं कि यार पैर नहीं छू रहा है, बड़ा असंस्कारी टाइप का आदमी है। ठीक है, अब यहाँ पे वो हावी मत कर दीजिएगा कि वो होता है ना एथनोसेंट्रिज्म और जीनोसेंट्रिज्म हमने पढ़ा था, उसको ये हावी मत कर दीजिए, जनरल सेंस में है। यहाँ पे गांव में आप असंस्कारी हो जाएंगे अगर अपने गांव में रहते हैं तो। अगर समराइज करूँ इन सब पूरे नॉर्म्स को एक लाइन में, कि ये सब जो नॉर्म्स होते हैं वे नियम और आदतें होते हैं जो समाज तय करता है, जिससे लोग एक दूसरे के साथ तालमेल रख सके। ये इसलिए नॉर्म्स बनाए जाते हैं। गांव में जाते ही होंगे आप लोग, अपने गांव में बहुत लोग रहते होंगे, क्योंकि अधिकांश भारत तो गांव में बसता है। तो हर सबको पता होगा एक नॉर्मल जो यूनिवर्सल टाइप का ये है भारत में, पैन इंडिया में, कि पैर लोग छूते हैं नॉर्मली, कि पैर छू के आशीर्वाद लेना। नहीं करेंगे तो भैया लोग बोलेंगे कि अरे यार ये तो बड़ा ढीठ है। ठीक है, तो नॉर्म समझ में आया क्या होता है कि ये लिखे लिखे नियम होते हैं। लिखे भी हो सकते हैं, नहीं लिखे भी हो सकते हैं। लिखे में क्या होगा, कानूनी होगा। अलिखे में क्या होगा, सामाजिक मानदंड है, वो समाज अपना एक नियम बना के चल रहा है। ठीक है, अब हम दूसरे चीज़ पे आ रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्म्स हो गए। नॉर्म्स में हमने लीगल नॉर्म्स और सोशल नॉर्म्स पढ़े हैं। अभी फोकस करेंगे, कोई सोएगा नहीं। ठीक है, अब सोसाइटल एथिक्स पढ़ेंगे। इसको सोसाइटल एथिक्स बोल सकते हैं, सोसाइटल मोरालिटी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब हिंदी में सामाजिक नैतिकता ही होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हम क्लास का सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो एथिक्स और मोरालिटी को साथ में लेके समझेंगे, बाकी उसका अंतर मैंने समझाया था। ठीक है, तो मतलब क्या होता है सामाजिक नैतिकता का, पहले मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर समझेंगे क्या है मामला। ये लाइफ एग्जाम्पल से लेंगे। इसको पढ़ते हुए तो नॉर्म्स जैसा सिमिलर लगेगा, लेकिन अभी इसके बीच नॉर्म्स और सोसाइटल एथिक्स के बीच में थोड़ा अंतर समझाएंगे। लेकिन अभी समझिए क्या है कि समाज में ये सही और गलत को लेकर जो है लेकर बनी एक नैतिक सोच और आचरण होता है। ठीक है, समाज में बना होता है ना कि ये सही है, ये गलत है, ये इस तरीके की नैतिक सोच होनी चाहिए, इस तरीका आपका आचरण होना चाहिए। ये वही है सोसाइटल एथिक्स, इसी को बोलते हैं। ठीक है, सोसाइटी तय की हुई थी इसको। यानी समाज हमसे उम्मीद करता है कि हम ऐसे काम करें जिससे लोगों का भला हो, किसी को नुकसान ना हो और न्याय समानता बनी रहे। तो इसमें न्याय समानता, नुकसान ना हो किसी को, ये ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इन सब चीज़ों पे। ठीक है, उम्मीद समाज हमसे, सोसाइटी हमसे उम्मीद करता है कि आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। अच्छा कर देंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन गलत तो नहीं करना है किसी के साथ। ये किसी कानून की किताब में नहीं लिखा है सोसाइटल एथिक्स का। सामाजिक नैतिकता का जो है किसी कानून में लिखा हुआ नियम नहीं होता, बल्कि ये समाज का सामूहिक नैतिक समझ है। ठीक है, एक मोरल अंडरस्टैंडिंग है लोगों के दिमाग में कि आपको ऐसे रहना है, महिलाओं का सम्मान करना है। ठीक है, आप क्या होता है कि आप जो है बचपन में गाना बज रहा है और रवि किशन जी का मान लीजिए कोई उल्टा वो भोजपुरी में कोई गाना बज गया, नवजुग के हई दीवाना, इस टाइप का कुछ सुन लिया आपने। और थोड़े बड़े हो गए हैं, बाजार में गए, आपको सेंस है नहीं, और बगल में औरतें घूम रही हैं, महिलाएं जा रही हैं, और अब गाना शुरू कर दिए अपना गाना, नवजुग के हई दीवाना, काकरी कोट कचहरी थाना। समझ में आ रहा है? उसके बाद की लाइन है, मालूम ही होगा आप लोग को, फेमस गाना है। तो क्या होगा वहाँ पे? ठीक है, तो ये जो सोसाइटल एथिक्स बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको लोग हीन भावना से देखेंगे, कहेंगे देखिए बड़ा गंदा आदमी है, औरतें जा रही हैं, कौन सा गाना गा रहा है ये। लेकिन वो अगर ऑटो चल रहा है तो ऑटो बज रहा है, ऑटो में गाना बज रहा है, और सबको सुनाते हुए पूरे शहर में निकल जा रहा है वो व्यक्ति, लेकिन उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन ये सारे गाने अभी अभी जो वर्तमान में जो इतना सेंस बन चुका है लोगों के, नहीं ये गाने गलत है, इस तब को बीच में ऐसे बीच सड़क पे या फिर चलते फिरते लोगों के बीच में नहीं बजाना है इसको, इस पर क्लेम कर रहे हैं लोग अब। तो उसके अकॉर्डिंग आप गलत हो जाएंगे तुरंत। समझ में आ गया?
तो गाना मत गाइएगा ऐसे सड़क के बीच में, इस तरीके के गाने तो कभी मत गाइएगा जोर जोर से। एग्जाम्पल क्या है कि झूठ बोलना कानूनी अपराध नहीं है, ठीक है, झूठ बोलना कानूनी अपराध नहीं है, लेकिन समाज इसे बुरा मानता है। ये एग्जाम्पल है सोसाइटल एथिक्स का। जब तक धोखाधड़ी ना हो, आप झूठ बोल रहे हैं लेकिन धोखाधड़ी नहीं हो रहा, लेकिन झूठ बोल रहे हैं आप, तो सज़ा तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये सोसाइटी जो है कहेगी कि बुरा मानती है इसको कि नहीं झूठ क्यों बोल रहे हो यार तुम, एक तो गलत काम करते हो, झूठ भी बोलते हो, ठीक है। तो ये सोसाइटल एथिक्स के नॉर्म्स है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेंगे इसको सोसाइटल एथिक्स में, ताकि दिमाग में क्लिक करता रहे कि क्या चल रहा है। दहेज दहेज दहेज, समझ में आया? एक साथ झटके में क्लिक किया होगा ये सारी चीज़ें कि भारत में जो दहेज लेना कानून से तो गलत है ही, लेकिन उससे पहले भी समाज के नज़र में यह इमोरल माना जाता है, अनैतिक है ये। दहेज आपको नहीं लेना है, ठीक है। अगर कोई परिवार बिना दहेज के शादी करता है तो समाज उसे जो है अच्छा और नैतिक मानता है, कहते हैं कि वाह क्या बात है, फलाने ने तो दहेज लिया ही नहीं, इनसे बढ़िया व्यक्ति कौन होगा, सम्मान करिए भाई, गमछा लिए उनके सर पे बांधिए, गमछा लिए। होता है हर तरीके का अपना अपना होता है। नॉर्थ इंडिया में आप जाएंगे, पूर्वांचल में तो सर पे आपके सफ़ेद वाइट कपड़ा गमछा बांधते हैं, ऐसे ऐसे किया, बहुत सम्मान है, बहुत सम्मान है। राजस्थान जाएंगे तो आपको पगड़ी पहनाएंगे कि बहुत सम्मान है, आपने दहेज नहीं लिया। जहाँ पे बाल विवाह बहुत बड़े स्तर पे होता है, वहाँ अगर आपने जो है दहेज नहीं लिया और बाल विवाह भी नहीं किया तो लोग आपको तो पगड़ी बांध देंगे, सर पे तो बांधेंगे, सर के ऊपर बांधते चले जाएंगे, इतना सम्मान मिल जाएगा आपको। आप कहेंगे कि शुगर ना हो जाए आपको सम्मान से, ठीक है। तो गरीब की मदद करना, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव न करना, ये सोसाइटल एथिक्स है, ठीक है। ये सब हमारी सामाजिक नैतिकता का हिस्सा है। समाज हमसे उम्मीद करता है कि ये सब ना हो। अब हम इसको सोसाइटल एथिक्स को समराइज में करूँगा अभी थोड़ा ना, ठीक है, कि समाज की वो नैतिक समझ जो हमें सिखाती है कि दूसरों के साथ न्याय, सम्मान और भलाई से कैसे जीना है, यही होती है सोसाइटल एथिक्स। सब अच्छी अच्छी बातें हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि यार ये नॉर्म्स और सोसाइटल एथिक्स लगभग सेम लग रहा है, इसमें अंतर क्या है? नॉर्म्स और सोसाइटल एथिक्स में अंतर क्या है? सेम ही तो, उसमें भी सेम चीज़ बताया, इसमें भी लगभग सेम चीज़ बताया। इसमें इंटेंसिटी का अंतर है, ठीक है, एक सतही है, एक गहरा है। अंतर समझेंगे? नॉर्म्स जो है सतही है और जो सोसाइटल एथिक्स है वो गहरा है, गहराई है उसमें, ठीक है। नॉर्म्स क्या कि ये समाज में कैसे बर्ताव करें, ये है समाज में कैसे बर्ताव करें, और सोसाइटल एथिक्स में क्या है कि समाज में नैतिक और न्यायपूर्ण व्यवहार कैसे करें, कैसे आपको बर्ताव करना है, और यहाँ पे न्यायपूर्ण व्यवहार करना है, और भी अच्छे से आपसे गहराई से उम्मीद की जाती है आपको करना ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नॉर्म्स नियम जो है सही गलत अच्छा बुरा पर आधारित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो है सोसाइटल एथिक्स में वैल्यू जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे समानता, न्याय, करुणा, यहाँ पे सोसाइटल एथिक्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपैशन, इक्वालिटी, जस्टिस, यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। नॉर्म्स जो है आदत या परंपरा से बनते हैं, ठीक है, और जो सोसाइटल एथिक्स में है नॉर्म्स बनते हैं वो नॉर्म्स से ज़्यादा गहरा और नैतिक पहलू पे जोर देता है, ज़्यादा नैतिक पहलू पे, ज़्यादा एथिक्स पे फोकस करता है। जैसे नॉर्म्स में अगर हम नॉर्म्स में समझे तो मंदिर मस्जिद में जूते उतारना एक नॉर्म्स है, मानदंड है कि आपको जूते पहन के नहीं जाना है। और वहीं सोसाइटल एथिक्स में जाति धर्म के आधार पर भेदभाव न करना। अंतर समझ में है? एक नॉर्म्स में क्या आएगा कि मंदिर मस्जिद में आप जूते चप्पल पहन के ना जाएं, और अब इंटेंसिटी बढ़ रही है। सोसाइटल एथिक्स में जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, समझ में आया? भेदभाव नहीं करना आपको। शादी में दाहिने हाथ से खाना खाना, ये नॉर्म्स है, ठीक है। और सोसाइटल एथिक्स में क्या है, आपको लैंगिक समानता पे जोर देना है, जेंडर इक्वालिटी। समझ में आ गया? एक बार इसका आसान तुलना एक बार और कर लेंगे कि नॉर्म्स का आधार क्या है, ठीक है। नॉर्म्स का आधार है परंपरा, आदत, समाज की उम्मीदें हमसे, और सोसाइटल एथिक्स का क्या है आधार? न्याय, अच्छाई बुराई, नैतिक मूल्य, इस पे ज़्यादा जोर है। पालन करने पर क्या होता है नॉर्म्स का, लोग
नॉर्म्स का पालन न करने पर लोग अजीब समझेंगे या आलोचना करेंगे। सोसाइटल एथिक्स में क्या होगा, आपको अनैतिक माना जाएगा, आपको गलत माना जाएगा। एग्जाम्पल, शादी में हल्दी मेहंदी की रस्म, ये नॉर्म्स है, ठीक है। सोसाइटल एथिक्स में दहेज न लेना, स्त्री पुरुष समानता पे जोर देना, अभी बताया। गहराई किसमें सबसे ज़्यादा है, नॉर्म्स में। नॉर्म्स जो है सतही है और सोसाइटल एथिक्स ज़्यादा गहराई पे जोर देता है, ठीक है, या कह सकते हैं इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। लगभग सेम है लेकिन ये मेजर डिफरेंस है उनके बीच में, जो अभी बताया। समझ में आ गया। अब हम फोकस करेंगे, ये हो गया हमारा सोसाइटल एथिक्स हो गया। अब हम ये पढ़ेंगे कि सोसाइटल एथिक्स का भौगोलिक दशाओं से क्या संबंध है। मतलब ये कि सोसाइटल एथिक्स बनने में, सामाजिक नैतिकता बनने में भौगोलिक दशाओं का क्या रोल होता है, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे। भौगोलिक दशाओं का सीधा असर संस्कृति पर भी पड़ता है, ये नीचे लाइन है, लेकिन हमें ये समझना है कि सोसाइटल एथिक्स, जैसे कि भौगोलिक, सोसाइटल एथिक्स में भौगोलिक दशाओं का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ये समझेंगे कि सीधा तो इसका जवाब है कि हाँ, भौगोलिक दशाओं के कारण सामाजिक नैतिकता बनती है, लेकिन अब सवाल है कैसे। रिसर्च से समझेंगे हम। एक रिसर्च पेपर है दो कि ठंड का क्या रोल होता है। जैसे सर्दियों में सोसाइटल एथिक्स बनने का कैसे बनते हैं, क्या रोल होता है इसका, ठंडी का, सर्दी का क्या रोल होता है सोसाइटल सामाजिक नैतिकता बनने में। रिसर्च पेपर एक है, रिसर्च पेपर का नाम जहाँ पब्लिश हुआ है उसका नाम है प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ द साइंस, ठीक है। एक रिसर्च हुई है इसी को लेकर। तो इस रिसर्च में पाया गया कि सर्दियों की तुलना में बसंत और पतझड़ में लोग बाइंडिंग वैल्यूज़ मतलब शुद्धता, वफादारी, अधिकार का सम्मान को ज़्यादा महत्व देते हैं। सर्दियों में यह उतना नहीं होता, ठीक है। सर्दियों में शुद्धता, वफादारी, अधिकार का सम्मान, इस पे ज़्यादा जोर नहीं देते लोग, ये रिसर्च पेपर बोल रहा है। वहीं लेकिन सर्दियों में लोग सिंपैथी, समानता और समुदाय, कम्युनिटी, फेयरनेस और एम्पैथी पे की भावना पे ज़्यादा जोर देते हैं लोग। यानी लोग एक दूसरे की देखभाल पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, ये रिसर्च पेपर बोल रहा है। रिसर्च पेपर का नाम है, रिपीट, प्रोसीडिंग, रिसर्च पेपर का नाम नहीं है, रिसर्च जहाँ पब्लिश हुई उसका नाम है जनरल का, कि प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, यहाँ पब्लिश हुई है। और ये कह रहा है कि ठंड के मौसम में लोग सहानुभूति, समानता और समुदाय पे ज़्यादा जोर देते हैं, मतलब एक दूसरे की देखभाल पे ज़्यादा जोर देते हैं। अब गौर करिए कि जो ठंडे इलाके हैं, जो भी नॉर्वे, स्वीडन, स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ठंड पड़ता है, तो वहाँ पे जो है सहानुभूति, समुदाय और समानता पे लोग ज़्यादा जोर देते हैं, ठीक है। वो वहाँ का सोसाइटल एथिक्स बन जाता है, उनका नॉर्म बनता है। समझ में आया। और आगे ये रिसर्च पेपर और बात करता है, कहता है कि दिसंबर में, मतलब ठंड में, दिसंबर में क्रिसमस जैसे त्यौहार मौसम के दौरान अमेरिका में 29% सालाना दान इसी महीने में होता है, मतलब ठंड के मौसम में दान ज़्यादा होते हैं। स्वीडन में 14% की बढ़ोतरी होती है, अमेरिका में 29% की डोनेशन की। यानी सर्दियों में शेयरिंग इज केयरिंग का वाला नैतिकता का भाव बढ़ता है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है, क्यों हो रहा है, क्यों सवाल आना चाहिए मन में कि क्यों होता है ऐसा। अभी आएंगे क्यों पे, अभी बस ये समझ लीजिए कि सर्दियों में क्या क्या हो रहा है। अब भारत का गांव है एक, इस पे भी रिसर्च हुआ है। भारत का गांव है एक बल्लभगढ़, नेट पे सर्च करेंगे बल्लभगढ़ मिल जाएगा। तो वहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हुई। अब मन में आया, सवाल आया होगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होता है भाई। रिसर्च ही हुई है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हुई। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का मतलब ये होता है कि एक ही चीज़ पे, मतलब सेम इंडिविजुअल व्यक्ति या किसी ग्रुप पे बार बार रिसर्च करना। एक ही, मान लीजिए कोई एक्स ऑब्जेक्ट है या एक्स समुदाय है पूरा, उसी पे बार बार एक सर्टेन टाइम तक रिसर्च करते रहना, देखते रहना, ऑब्जर्व करना, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, ठीक है। इसमें क्या पता चला कि सर्दियों में ग्रुप कांटेक्ट ज़्यादा होते हैं, समूह संपर्क हिंदी में। मतलब देखते होंगे कि आप शादी में, राजनीतिक गतिविधियों में, स्कूल में, शॉपिंग जैसी जगहों पर लोग ज़्यादा मिलते हैं और समय बिताते हैं।
और अधिकांश शादियाँ आप देखते हैं ये नॉर्थ इंडिया में कब होती हैं? ठंड के मौसम में। ठंड आते ही आप देखते हैं कि खूब शादियाँ होती है। ऑब्जर्व किया है, ये रिसर्च पेपर बोल रहा है। उसी समय लोग ज़्यादा गैदरिंग करते हैं। अभी मन में आ रहा है यार ऐसा हो क्यों रहा है, आएंगे आएंगे, आ रहा है, बस उसी पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इस समय क्या होता है कि लोग जो है फिजिकल टच से बचते हैं। फिजिकल टच मतलब शारीरिक टच से बचते हैं, लेकिन ग्रुपिंग करते हैं। फिजिकल टच से बचने का अनुपात जो है सबसे कम होता है यहाँ पे। ज़्यादा दूरी बनाए रखते हैं क्योंकि समूह में मिलना ज़्यादा होता है। फिजिकल टच नहीं करते हैं लोग, ज़्यादातर समूह में मिलते हैं। जैसे शादियों में आप जाते हैं ना तो स्वेटर वेटर पहन के रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को छूते नहीं, लेकिन ग्रुप में खड़े रहते हैं, ठीक है। तो शोध क्या कह रहा है कि संपर्क की संख्या और समय दोनों सर्दियों में बढ़े, लेकिन फिजिकल टच कम। यानी लोग लोग दूरी बनाए रखते हुए, एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हुए कम्युनिटी में बने रहें, ठीक है। अभी क्या क्या हमने रिसर्च पेपर में पढ़ा, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। कि सर्दियों के मौसम में लोग सहानुभूति, समानता और समुदाय की भावना पे ज़्यादा जोर देते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं। ये पहला था रिसर्च पेपर बोला। दूसरा ये बोलता है कि ठंड के मौसम में डोनेशन ज़्यादा होते हैं, लोग डोनेट ज़्यादा करते हैं। अमेरिका में 29% और स्वीडन में 14% की बढ़ोतरी देखी गई थी इस रिसर्च पेपर में। लोग शेयरिंग इज केयरिंग पे ज़्यादा भरोसा करते थे। तीसरा एक रिसर्च, उसी रिसर्च पेपर में एक बल्लभगढ़ का गाँव था, उस पर रिसर्च हुई, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हुई। उसमें ये था कि लोग ग्रुप कांटेक्ट जो है ज़्यादा करते हैं ठंड के मौसम में। शादियों में, स्कूल में, जो राजनीतिक गतिविधियाँ हो गई, शॉपिंग मॉल्स हो गए, वहाँ पे आप देखेंगे तो लोग ग्रुपिंग ज़्यादा करते हैं, समय बिताते हैं वहाँ पे ज़्यादा ग्रुप में, फिजिकल टच नहीं करते ज़्यादा। तो अब सवाल ये है कि ये ऐसा क्यों होता है? ये रिसर्च पेपर, इस तरीके का रिसर्च पेपर आया, वो भी मौसम के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि सोसाइटल एथिक्स इसमें बनने में कितना बड़ा रोल है। जैसे शेयरिंग इज केयरिंग, ठंड के मौसम में शेयरिंग इज केयरिंग होता होगा, क्योंकि स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि अगर वो शेयरिंग इज केयरिंग पे भरोसा ना करे, तो एक दूसरे की मदद ना करे, तो उनके जो जनजीवन है उनका जो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, अगर एक दूसरे की सहायता नहीं बनेगा तो उनके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो है जो सोसाइटल एथिक्स है, यानी उनका जो नॉर्म्स बनेगा, एक दूसरे की मदद करने वाला नॉर्म्स बनेगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि एलिनेट कर लेंगे अपने आप को समाज से, कि आप अपने, जैसे शहरों में होता है ना, कमरा बंद, आप अपने से मतलब रखो, वो अपने से मतलब रखे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे एक दूसरे से मिलेंगे लोग, ठीक है। ये वहाँ पे सामाजिक नैतिकता इस तरीके की बनेगी ठंडे इलाकों में, और त्याग की भावना ज़्यादा रहेगी। आप देखेंगे वहाँ पे लोग इग्लू के बारे में सुना होगा, इग्लू बनाते हैं लोग ठंडे इलाकों में। तो वहाँ पे ये चलता है कि जो बुज़ुर्ग वर्ग है, वहाँ पे संसाधन कम है ठंड में, तो बुज़ुर्ग वर्ग क्या होता है कि अपने आप से, स्वेच्छा से आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो संसाधन है, वो जो युवा वर्ग है वो उसका इस्तेमाल करे, क्योंकि हम बुज़ुर्ग हो चुके हैं और हमारा कोई रोल अब कह सकते हैं इकॉनमी में या फिर घर में कोई रहा नहीं, हम बस ऐसे पड़े हुए हैं, संसाधन चट कर रहे हैं, तो स्वेच्छा से आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। ताकि जो युवा वर्ग है वो इस संसाधन का इस्तेमाल कर सके। ये ठंडे इलाकों में होता है, जो चरम ठंडा इलाका है, जहाँ पे इग्लू बनते हैं। इग्लू सुना होगा, वहाँ पे जनजाति है एक पूरी, ठंडे इलाके का। वो आप लोग देखते होंगे बचपन में, गुम्बद टाइप का बना रहता है पूरा, उसके अंदर जाके लोग बैठ रहते हैं। तो उस इलाकों की बात हो रही है। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे बुज़ुर्गों का सम्मान वाला जो सोशल नॉर्म्स होगा वो तैयार होगा वहाँ पे, सोसाइटल एथिक्स बनेंगे वहाँ पे, कि बुज़ुर्ग हमारे लिए इतना सारा कर रहे हैं, तो हमारा उनका सम्मान करना बनता है। इस तरीके से देख रहे हैं कैसे मौसम तय कर रहा है कि सोसाइटल एथिक्स बनेगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि इस रिसर्च पेपर में ऐसा क्यों हुआ कि ठंड में ही ज़्यादा डोनेशन होते हैं, ठंड में ही लोग ज़्यादा ग्रुपिंग करते हैं, ठंड में ही देखते हैं शादियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, क्यों होता है ऐसा? ये कारण बता रहा है कि सर्दियों में जो है धूप कम होती है, ठीक है। तो शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसका नाम है सीरोटोनिन और डोपामाइन, और ये हार्मोन जो होते हैं ना, खुशी वाले हार्मोन होते हैं। और धूप पड़ेगी नहीं तो ये रिलीज होंगे नहीं, तो होता क्या है, इसका स्तर गिर जाता है ठंड के मौसम में। इस वजह से लोग जो है ना उदासी महसूस करते हैं ठंड में। इसको कहते हैं सीजनल
अफेक्टिव डिसऑर्डर, शॉर्ट फॉर्म में सैड, SAD आप बोलते हैं ना, सैड, बड़ा सैड हो गए हैं, तो इसका मतलब उसका फुल फॉर्म ये है कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर से आप जूझ रहे हैं। ठीक है, ऐसे समय में लोग जो है ज़्यादा सहानुभूति और सहयोगी हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी उदासी दूर करनी है, तो लोग जो है एक जगह बैठे न रहेंगे, लोगों से कम्युनिटी बनाएंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो क्या होगा, तो वो जो उनकी उदासी है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, ठंड के मौसम में हो रहा है ये सारे, उनका सीरोटोनिन डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा है बॉडी में, उदासी छा रही है, इसलिए वो कम्युनिटी बना रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे ठंड में शादियाँ ज़्यादा होती हैं ठंड के मौसम में, इसके पीछे का कारण यही है, ठंड में शादियाँ ज़्यादा हो रही हैं, लोग एक घर में बैठे हैं तो जाके गैदरिंग करते हैं, आपको देखते होंगे शादियों में बहुत भीड़ लगती है, भागो शादी चलो शादी भाग। इसके पीछे का जो साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है इस तरीके से काम करता है। समझ में आ गया? क्योंकि अकेलेपन से बचने के लिए लोग एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं। समझ में आया? जब डोपामाइन रिलीज नहीं होगा बॉडी में, सीरोटोनिन हैप्पी हार्मोन रिलीज ही नहीं होगा, तो लोग उदासी छाएगी। अब उस उदासी को दूर करने का क्या होगा, कम्युनिटी बनाएंगे, अब हंसी मजाक करेंगे, तो वो कहाँ होता है, शादियों में होगा, स्कूल में जाएंगे तब आप गैदरिंग करेंगे, कहीं शॉपिंग मॉल होगा वहाँ पे जाके गैदरिंग करेंगे, तो वहाँ पे जाके आप हंसी मजाक करेंगे, अपने ग्रुप बनाएंगे, तो इन जगहों पे ज़्यादा होगा। समझ में आया? क्या रिसर्च पेपर समझाने की कोशिश कर रहा है, कौन सा हार्मोन आपकी बॉडी में से रिलीज नहीं हो रहा है। ठीक है, समुदाय पे जो निर्भरता पड़ती है। तो ठंड में क्या होता है कि सर्वाइवल कठिन हो जाता है, कपड़े, खाना, आग, सुरक्षा, सबके लिए सामूहिक सहयोग चाहिए होता है। ठीक है, ठंडे इलाकों में सामूहिक सहयोग चाहिए होता है। सामूहिक सहयोग, आई रिपीट, सामूहिक सहयोग पे अब जोर देंगे कि ये सोसाइटल एथिक्स बन जाता है उनका, सहयोग करना, क्योंकि वहाँ का जनजीवन बहुत मुश्किल होता है ठंडे इलाकों में। लकड़ी काटो, एक घर यहाँ है तो एक घर 800 मीटर दूर पे है, एक दूसरे की मदद करने के लिए भागो, नहीं करेंगे तो वो भी मुश्किल, अगर हमने आज नहीं किया तो वो भी नहीं करेगा, तो एक अविश्वास पैदा हुआ तो फिर दोनों खतरे में जाएंगे। इसीलिए वहाँ पे विश्वास, भरोसा, ये सोसाइटल एथिक्स का बनेगा वहाँ पे। ठीक है, इस वजह से लोग जो है हम सब साथ हैं तभी बचेंगे वाले नैतिकता जो है उनकी इस सोच को अपनाते हैं वो, कि हम सब साथ हैं तभी बचेंगे। ठंडे इलाकों में इस तरीके की सोच डेवलप होती है। सर्दियों में कैसे देख रहे हैं सोसाइटल एथिक्स तैयार हो रहा है लोगों का, कि एक दूसरे की मदद करनी है, सहयोग करना है, गैदरिंग करना है, क्योंकि उस समय उदासी छाई हो जाती है, सीरोटोनिन डोपामाइन रिलीज नहीं होता बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्टिविज्म, सामूहिकता, कलेक्टिविज्म और एक दूसरे की मदद सर्दियों की नैतिकता का हिस्सा बनती है। समझ में? इस कारण से कलेक्टिविज्म और एक दूसरे की मदद करने का जो सोसाइटल एथिक्स है वो तैयार हो जाता है। समझ में आ गया? रिसर्च पेपर क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? इस रिसर्च पेपर से तैयार हो, समझ में आया होगा। आप रिसर्च पेपर का नाम डालेंगे, जर्नल जो अभी नाम दिया था मैंने, और उसके बाद सारी बात लिखना स्टार्ट करेंगे कि जो सोसाइटल एथिक्स बनने में मौसम का क्या रोल होता है, सीज़न का क्या रोल होता है, भौगोलिक दशाओं का क्या रोल होता है, ठंड का क्या रोल है इसमें। तो ठंड का रोल ये है कि ठंड में आपके बॉडी से हार्मोन रिलीज नहीं होता, सीरोटोनिन डोपामिन, जो कि हैप्पी हार्मोन है, उससे ना रिलीज होने के कारण उसका स्तर गिरता है और आप उदासी फील करते हैं। जब उदासी फील करते हैं तो आप गैदरिंग करने की कोशिश करते हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं ताकि हंसी मजाक हो, आप ठीक रहें। और उसी समय इसी कारण से ठंड में ज़्यादा शादियाँ होती हैं ताकि लोग गैदरिंग करें। शॉपिंग मॉल्स में देखेंगे, शॉपिंग मॉल्स बढ़ जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए लोगों की संख्या बढ़ जाती है ठंड के मौसम में, बहुत ज़्यादा शॉपिंग होती है। ठीक है, उस समय ही डोनेशन ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि डोनेट करने से उनको खुशी मिलती है, थोड़ा लोगों को एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे की मदद करना ठंड में। शेयरिंग इज़ केयरिंग, समझ में आया कि ठंडे इलाकों में एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग शेयरिंग इज़ केयरिंग पे भरोसा करते हैं, डोनेट करते हैं एक दूसरे को सामान। नहीं करेंगे तो अविश्वास पैदा होगा, और अविश्वास पैदा होगा तो हम सब साथ हैं तभी बचेंगे वाली जो सोच है ना, तभी जिंदा रह पाएगी। आप त्योहारों में देखते होंगे कि ठंड में ज़्यादा त्यौहार, बहुत सारे त्यौहार ऐसे होते हैं जो ठंड में होते हैं अधिक। जैसे भारत में देख लीजिए, दिवाली होती है ना, कभी कभी तो क्रिसमस होती है, लोहड़ी होती है, पोंगल होता है। यूरोप अमेरिका में न्यूयॉर्क में जो है न्यू ईयर वगैरह क्रिसमस ज़्यादा मनाया जाता है। तो ये त्यौहार जो है दान, साझा करना, दूसरों की मदद करना जैसी नैतिकता को मजबूत करते हैं। आप देखते हैं दिवाली पे जो है आप
पूजा पाठ करते हैं, साफ सफाई करते हैं, अब एक दूसरे के मेहमान आते हैं उनको मिठाइयाँ खिलाना, एक दूसरे को मदद करना, इस समय ज़्यादा होता है। माता पिता के आशीर्वाद लेते हैं ताकि आप उस जो हार्मोन आप में रिलीज नहीं हो रहा है, कम से कम माता पिता के पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेके कुछ अच्छा महसूस हो। ठीक है। दूसरों की मदद करना, शेयरिंग इज केयरिंग, ये त्यौहार बनाए, त्यौहार इस तरीके से काम कर रहा है, फेस्टिवल काम कर रहा है कि आप ठंड के मौसम में जब आप लो फील करते हैं तो इन त्यौहारों के माध्यम से आप अपने आप को थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करें, हैप्पी फील करें, ये त्यौहार उसमें मदद करते हैं आपके। समझ में आ रहा है कि त्यौहार भी कैसे आ रहे हैं, सोसाइटल एथिक्स डेवलप हो रहा है आपका। आपको बस ये सब कुछ बनाया गया है, आपका खोपड़ी ठीक रहे, आपका दिमाग ठिकाने पर रहे, एक इंसान का दिमाग ठिकाने पर है, इसलिए सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। त्यौहार बनाए हैं, मौसम है, त्यौहार बनाए गए हैं, सारे शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, शादी ठंड में शादियां हो रही हैं। जो इसको देख रहा है उसको पता चलेगा कि शादियां ठंड में ही ज़्यादा क्यों होती, ये समझ में आएगा। ठीक है। इस कारण से दिसंबर और जनवरी में सबसे ज़्यादा डोनेशन होते हैं अमेरिका में। और बात की हमने भी बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ के बारे में बात किया हमने कि ग्रुप जो है एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है शादियों में, स्कूल में, ठंड के मौसम में ज़्यादा। इससे क्या होता है, इससे समाज में हम साथ हैं पर दूरी भी ज़रूरी, एक एथिकल बैलेंस बनता है कि ठंड में जो है फिजिकल टच तो ज़्यादा नहीं करते लेकिन गैदरिंग करते हैं। फिजिकल टच इसलिए नहीं करते कि ठंड का मौसम होता है बहुत ज़्यादा, एक दूसरे को छूना पसंद नहीं करते, लेकिन गैदरिंग करते हैं। देखते हैं ना, आग लौ तापने के लिए लोग ठंड के मौसम में एक जगह आप सड़क पे जाएंगे तो लोग आग जला के बैठे रहेंगे, एक दूसरे से बात करते रहेंगे, तापते रहेंगे, बात करते रहेंगे, 10-12 लोग का ग्रुप बनता है। तो एक दूसरे को टच नहीं करते वो ज़्यादा, लेकिन वो आग तापते रहते हैं और एक दूसरे से बात करते रहते हैं, ग्रुपिंग करते रहते हैं। तो ये क्या होता है कि हम साथ हैं पर दूरी भी ज़रूरी है। तो ये एक एथिकल बैलेंस वाला जो सोसाइटल एथिक्स है ना, वो यहाँ पे दिखता है। समझ में आया? ये पूरे रिसर्च का निचोड़ समझ में आया कि ठंड में कैसे सोसाइटल एथिक्स, ठंड का जो ठंड आता है तब कैसे सोसाइटल एथिक्स तय करता है। आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जो ठंडे देश हैं, ठंडे इलाके के देश हैं, वो उनके यहाँ का जो सोशल नॉर्म्स है, जो सोसाइटल एथिक्स है उनका कैसे काम करता होगा। नॉर्वे, स्वीडन, स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज, जो ग्रीनलैंड है, जो अमेरिका का जो कनाडा का जो नॉर्थ इलाका है, उन वहाँ पे सोसाइटल एथिक्स कैसा होगा। समझ रहे हैं? शेयरिंग इज केयरिंग, डोनेशन, ये ज़्यादा हो रहा होगा उधर। जो क्रिसमस होता है जहाँ पे आप गिफ्ट देते हैं, सेंता क्लॉज आता है हमें गिफ्ट देता है, क्या है ये? डोनेट कर रहा है, दान दे रहा है, वो अपने अपने से पैसा तो नहीं ले रहा है उस चीज़ का। एक दूसरे को मदद करते हैं, एक त्यौहार मनाने का तरीका है उनका ठंड इलाके में। हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं ठंड में, देखते हैं ज़्यादा शादियाँ रहती है, सड़क पे सब नागिन डांस कर रहे होते हैं रोज़। क्या होता है, वो गैदरिंग कर रहे होते हैं। ये रिसर्च पेपर बोल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया कि ठंड कैसे तय करता है सोसाइटल एथिक्स बनाने में, क्या रोल है उसका, ठंड का क्या रोल है। ठीक है, इसके पीछे एक बायोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी जो कारण है, जो हमारे पूर्वजों का है, वो भी है। तो सुन लीजिए एक कि इंसान के पूर्वजों के लिए ठंड में सर्वाइवल मुश्किल था। जो हमारे पूर्वज थे उनके लिए ठंड में सर्वाइवल मुश्किल था, इसलिए उन्होंने जो है शेयर करो, सहयोग करो तभी बच पाओगे वाली नैतिकता विकसित की। ये हमारे पूर्वजों ने विकसित की कि एक दूसरे को बांटो और सहयोग करो एक दूसरे का, तभी जिंदा बचोगे, क्योंकि ठंड के मौसम में एक दूसरे की सहयोग करना ज़रूरी है। आप आदि मानव के टाइम पे आप देखेंगे, थोड़ा और आदि मानव के टाइम से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ठंड का एकदम जो जकड़ ठंड पड़ रहा था, एक सीन, एक युग आता है जिस समय ठंड ही ठंड है पूरा। आपने सुना होगा पहले बर्फ जमी थी पृथ्वी, पूरा ठंड रहता था, फिर धीरे धीरे ठंड पृथ्वी जो है पिघली हल्का। तो उस समय जो लोग थे उन्होंने जो है उन पूर्वजों ने तय किया था कि शेयर करो, सहयोग करो तभी जिंदा बच पाओगे। ठीक है, जो वो नैतिकता विकसित हुई थी, वही संस्कृति और आज यहाँ आज भी जिंदा है, वही संस्कृति आज भी जिंदा है, वही कल्चर कि शेयर करो, एक दूसरे की मदद करो, शेयरिंग इज केयरिंग वाला जो कल्चर था ना, वही आज भी चल रहा है। ये हम महसूस नहीं करेंगे, लेकिन रिसर्च पेपर जब आते हैं इस तरीके के रिसर्च पेपर पढ़ने का, अभी आपके लिए बता दूं, अभी एक केस हुआ है जिसमें एक रिसर्च पेपर, एक वेबसाइट था जिसपे रिसर्च पेपर पब्लिश होते थे। ठीक है, जो लेटेस्ट रिसर्च हो जाते थे वो फ्री में सबको दे देता था वेबसाइट। केस हुआ, द हिंदू में आया था कि केस हुआ
और उस वेबसाइट को बंद कर दिया गया। केस में ये कहा गया कि जो रिसर्चर हैं वो रिसर्च अपना करते हैं तो उनका कॉपीराइट बनता है, उनको कोई कुछ मिलता नहीं है, और ये जो वेबसाइट है उनके रिसर्च पेपर को फ्री में सबको बांट दे रही है। तो कोर्ट में मामला गया, तो रिसर्चर जो वेबसाइट था वो बोला कि जो रिसर्च होते हैं वो जनता के पैसों से होते हैं, ठीक है, और जनता को ये रिसर्च पढ़ने का पूरा हक है। कोर्ट ने कहा, मतलब कोर्ट ने मतलब उसकी बात तो सही मानी गई कि हाँ ठीक है, क्योंकि ये जो सरकारी रिसर्चर होते हैं, ये सरकार जो रिसर्चर होते हैं वो सरकारी उसको कॉलेजेस में होते हैं अच्छे खासे बड़े बड़े, और वो जनता के ही पैसे होते हैं, उन्हीं के पैसों से आप रिसर्च कर रहे होते हैं। लेकिन जो कॉपीराइट का मामला होता है, कॉपीराइट का जो कानून है उसके अकॉर्डिंग जो कोर्ट ने क्या किया कि उन्हें सीधा सीधा सिर्फ लॉ को देखा और उन्हें कहा कि नहीं, कॉपीराइट के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, आपको जो है आपका वेबसाइट बंद करना होगा। इतने लंबे टाइम से चल रहा वेबसाइट ब्लॉक हो गया। मैं उस वेबसाइट पे गया, देखा तो वो वेबसाइट ब्लॉक चल रहा है। पेपर में साफ साफ लिखा था कि जो कोर्ट है उसने ये किया कि उस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया, और जो है रिसर्च पेपर के लिए अभी एक लेख आया है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, वन नेशन, आई रिपीट, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पे बात चल रही है कि गवर्नमेंट जो है इस तरीके के रिसर्च पेपर के लिए एक बल्क में पैसा दे देगी और उस सब्सक्रिप्शन को ले लेगी और जनता को फ्री में दे देगी कि वो रिसर्च पेपर पढ़ें। शुरुआत में उसके केवल सरकारी कॉलेजेस स्कूल के लिए होंगे, प्राइवेट के लिए नहीं होंगे। तो इस तरीके का था, लेकिन जो वेबसाइट था वो सबके लिए अवेलेबल था, फ्री एक्सेस था सबको, वो रिसर्च पेपर हो उसको पढ़िए। लेकिन अब वो वेबसाइट ब्लॉक हो चुकी। आज के डेट में, आज ही के या कल के पेपर में, द हिंदू के पेपर में आया था रिसर्च पेपर, आप देखेंगे तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम के बारे में लिखा होगा। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से पैसे लगा के वो रिसर्च का जो पेपर की जितने भी वेबसाइट है उसका सब्सक्रिप्शन लेके वो रिसर्च पेपर सबको अवेलेबल करा देगी कि नए जो रिसर्च हो रहे हैं उसके पढ़ें, जो कॉलेजेस में हैं वो पढ़ें, जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ें, और जो हम जैसे लोग हैं, जैसे हम लोग कॉलेज में नहीं हैं तो हम लोग को नहीं मिल पाएगा वो रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए। तो एक तरीके का एक गैप बन रहा है ना। लेकिन वो वेबसाइट सबको अवेलेबल कराती थी फ्री में, और उनका तर्क ठीक था। उन्होंने, कोर्ट ने भी बोला कि आपका तर्क ठीक है कि ये जनता के पैसों से ही रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उनका खुद का IPR भी तो लगा हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी उनका है, इसलिए कॉपीराइट लगेगा उन पर। तो रिसर्च पेपर वाला जो वेबसाइट था बंद हो गया, और उस रिसर्च पेपर से तो मैं भी पढ़ता था, बहुत सारे रिसर्च होते तो मैं सीधे वेबसाइट पे जाता था तो नए नए रिसर्च के बारे में पढ़ने को मिलता था। अभी ऐसे ऐसे रिसर्च हुए कि आपका दिमाग के तार हिल जाएंगे। बहरहाल आपको बायोलॉजिकल समझ में है ये कि हमारे पूर्वजों का जो शेयरिंग इज केयरिंग वाला जो कल्चर था वही आज भी चल रहा है कि ठंड में एक दूसरे की मदद करो। तो ये सोसाइटल एथिक्स, जहाँ पे भी ठंड का मौसम होगा, चरम ठंड, यहाँ पे इस तरीके के सोसाइटल एथिक्स दिखेंगे, एक दूसरे की मदद करने वाला। ठीक है, कैसे ठंड जो है, अब हम फोकस करेंगे गर्मी का क्या रोल होता है। ठीक है, कि गर्मी का क्या रोल है सोसाइटल एथिक्स बनने में। जैसे ठंड का मौसम हो गया कि उसने बता दिया कि सहयोग करो, शेयरिंग इज केयरिंग करो, डोनेशन का ज़्यादा महत्व होता है, कम्युनिटी ज़्यादा बनती है उस वक्त। इस तरह के जहाँ ठंडे इलाके होंगे यहाँ पे ऐसे चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो गर्मी का क्या रोल होता है, एक रिसर्च पेपर, फिर से रिसर्च पेपर का नाम है डू मोरल वैल्यूज चेंज विद द सीजन। मतलब इसका ये है कि क्या नैतिक मूल्य मौसम के साथ बदलते हैं, रिसर्च पेपर का नाम है। ये रिसर्च पेपर उसी जनरल में प्रकाशित हुआ है जैसे प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इस जनरल में प्रकाशित हुआ था। ये इस नाम से डू मोरल वैल्यूज चेंज विद द सीजन, ये रिसर्च पेपर का नाम है। ठीक है, क्या हुआ था इसमें, वास्तविक जीवन का उदाहरण है ये, रियल लाइफ। ठीक है, रिसर्च पेपर बता रहा है कि US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में एक लगभग 10 वर्ष के दौरान 2,32,975 लोगों पर को एकत्र करके उन पर डेटा जो है आधारित था। ये रिसर्च इतने लोगों पे किया गया है, इतने कंट्रीज से लेके। इसका निष्कर्ष क्या था, इस शोध का निष्कर्ष ये था कि जो बाइंडिंग मोरल वैल्यूज होते हैं, ठीक है, बाइंडिंग मोरल वैल्यूज गर्मी और ठंड में उनमें कमी देखी जाती है। अब बाइंडिंग मोरल वैल्यूज क्या है, लॉयल्टी, अथॉरिटी, प्योरिटी, पवित्रता, निष्ठा, और जो
अथॉरिटी होती है, नेतृत्व और परंपराओं का सम्मान, ये सब कम होता है। ठीक है, उसमें कमी आ जाती है। ठंडी और गर्मी में, हमने ठंड का तो पढ़ ही लिया है, अब हम गर्मी का पढ़ रहे हैं, इसको गर्मी के सेंस में ले लेंगे कि गर्मी के मौसम में बाइंडिंग मोरल वैल्यूज जो है उनमें कमी देखी जाती है। जो गर्म इलाके होंगे, जैसे हमारा देश है भारत, ट्रॉपिकल रीजन है, और थोड़ा ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री से तो टेम्परेट में आएंगे। हमारा ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों में जाता है। ठीक है, लेकिन हम ट्रॉपिकल मान लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा टिल्टेड है ना, तो इसकी वजह से हम अपने देश को पूरा मान लेते हैं कि हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, गर्मी वाला इलाका है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बाइंडिंग मोरल वैल्यू जैसे निष्ठा, पवित्रता, प्योरिटी, ये लॉयल्टी कमी देखी जाती है इस चीज़ की। ये रिसर्च पेपर बोल रहा है। अभी तैयार होगा इससे सोसाइटल एथिक्स। ठीक है, लॉयल्टी, ये सारी चीज़ें, प्योरिटी, ये सब सोसाइटी का एथिक्स मानता है ना, सामाजिक नैतिकता, ये सबको महत्व देती है। यही मूल्य जो सोसाइटल एथिक्स का जो अभी मैंने बताया ना, जो गर्मियों में कम हो जाते हैं, लॉयल्टी, ये सारी चीज़ें, यही बसंत और पतझड़ में अधिक मजबूत हो जाते हैं, बसंत के मौसम में। इसका मतलब यह नहीं है कि ये लोग अनैतिक हो जाते हैं, बल्कि वे समूह के नियमों और एकजुटता पर कम ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है, गर्मी के मौसम में लॉयल्टी, प्योरिटी, ये सब पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है। शोधकर्ता इसका एक संभावित कारण और चिंता के स्तर में मौसमी बदलाव को बताते हैं। ठीक है, संभावित क्या कारण है, चिंता, एंजाइटी, इसका कारण बताते हैं। ठीक है, अध्ययन में पाया गया कि लोगों में चिंता का स्तर भी बसंत और पतझड़ में अधिक और गर्मियों और सर्दियों में कम होता है। फोकस करेंगे कि चिंता जो है, चिंता, एंजाइटी इसको ले सकते हैं, या फिर टेंशन, वो गर्मियों के मौसम में कम होता है। ठीक है, जब चिंता या खतरे की भावना कम होती है तो लोग समूह की एकजुटता और नियमों पर कम जोर देते हैं। ठीक है, जब चिंता नहीं होती, लोगों को एकदम मस्त मौला फ्री है, तो वो जो है एकजुटता पे, नियमों पर कम जोर देते हैं, ज़्यादा अधिक जोर नहीं देते वो। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है पता है, एक लैटिन अमेरिका देश है, लैटिन अमेरिका देश में जो एक सोसाइटी कल्चर डेवलप हुआ है, सिम्पेटिया नामक जो है सामाजिक मानदंड है, वहाँ पे विकसित होता है। अब सवाल ये कि सिम्पेटिया क्या होता है। ठीक है, सिम्पेटिया का मतलब है कि लोगों से उम्मीद की जाती है कि लोग मिलनसार, सुखद, विनम्र और सम्मानजनक हो। इसका मुख्य लक्ष्य सामाजिक सद्भाव बनाए रखना है। ठीक है, ये सामाजिक चिंता को नियंत्रित करने के लिए बने होते हैं। समझ में आया, लोगों में गर्मी के मौसम में चिंता कम होती है। ठीक है, उस चिंता को कम बनाए रखने के लिए एक सोसाइटल एथिक्स जन्म लेता है, सिंपैटिया। सिंपैथी नहीं बोल रहा हूँ, सिंपैटिया, हिंदी में इसको सिंपैटिया, इंग्लिश में भी सिंपैटिया ही बोलेंगे। लैटिन अमेरिका देश में सिंपैटिया नामक एक सोशल नॉर्म है। सिंपैटिया क्या होता है कि लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मिलनसार होंगे, सुखद रहेंगे, विनम्र रहेंगे, सम्मानजनक व्यवहार करेंगे। ठीक है, इनका मुख्य लक्ष्य सामाजिक सद्भाव बनाए रखना होता है। सिंपैटिया का मतलब ये होता है, यही है सिंपैटिया। यह सामाजिक चिंता को नियंत्रित करने के लिए बना है सिंपैटिया। ठीक है, जैसे राजस्थान में आप देखते होंगे ना, राजस्थान में बहुत भयानक गर्मी पड़ती है, तो राजस्थान में जो है पानी की कमी होती है, इसलिए एक दूसरे की सहयोग की भावना रहती है वहाँ पे। पधारो मारो देश, ये सुनते होंगे ना, मेहमान नवाजी ये बोलते हैं। तो राजस्थान में सहयोग की भावना ज़्यादा है, उन्हें अंदर उनके सोसाइटी में ही वो सामाजिक नैतिकता ही बन गई है उनकी कि एक दूसरे की सहयोग करो। ये भौगोलिक दशाएं तय कर रही हैं किस तरीके का आपका टेरेन है। टेरेन मतलब कि आपका जो कह सकते हैं ना कि ज़मीन उमीन किस तरीका है, उबड़ खाबड़ है, प्लेन इलाके में रहते हैं, आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उसकी बात हो रही है। तो ये रिसर्च पेपर क्या बोल रहा है कि गर्मी के मौसम में आपको चिंता नहीं कम रहती है, और चिंता को कम बनाए रखने के लिए सिंपैटिया, लैटिन अमेरिका में एक सिंपैटिया सोसाइटल एथिक्स बन गया है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल में सिंपैटिया वर्ड डाल सकते हैं। समझ में आया। अब सवाल ये है कि इतना हो गया, अब सवाल ये है कि भौगोलिक दशाओं का जो है संस्कृति पर क्या असर पड़ता है। कल्चर कैसे डेवलप हो जाता है ठंड के मौसम से।
ये अभी हम पढ़ रहे थे सोसाइटल एथिक्स कैसे बनते हैं, नॉर्म्स कैसे बन रहे हैं, सामाजिक नैतिकता कैसे तय हो रही है ठंडी से और गर्मी से, अभी देख रहे थे हम, रिसर्च पेपर के थ्रू पढ़ा। अब हम ये तय कर देख रहे हैं कि कल्चर कैसे डेवलप हो जाता है ठंड की वजह से। जैसे ठंडे इलाकों में है, स्कैंडिनेवियाई देश या हिमालय क्षेत्रों में लोग अपनी जो है ऊनी कपड़ा पहनते हैं। कल्चर के बारे में मैंने बताया था कि कल्चर क्या होता है, आपका खान पान, रहन सहन, धर्म, जाति, ये सारी चीज़ें आपकी कल्चर है। कल्चर एक बड़ा ड्रम है, तो उसके अंदर अब समझ लीजिए बहुत सारे चीज़ें भरी हुई हैं, जैसे धर्म भरा हुआ है, खान पान भरा भरा हुआ है, रहन सहन भरा हुआ, कपड़े कैसे पहनते हैं, वो बोल चाल कैसी है, वो भरा हुआ है। जब उन सबको एक डब्बे में भर के बंद कर देते हैं ना, तो उस डब्बे का नाम होता है कल्चर। ठीक है, कल्चर एक ब्रॉड वैन अगर आरेख बनाएंगे तो एक बड़ा गोला है कल्चर, उसमें छोटे 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 ये गोले हैं, धर्म, बोलचाल, रहन सहन, खान पान, ये ठीक है, आपके त्यौहार, ये सब छोटे छोटे कल्चर हैं और छोटे छोटे बिंदु हैं उसमें। तो स्कैंडिनेवियाई देशों या हिमालय क्षेत्र में लोग ऊनी कपड़ा और मोटे कपड़े पहनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पहनावा आ गया। ठंडे इलाकों में कैसा कल्चर है कपड़ों का, ठंडे ऊनी मोटे कपड़े पहनते हैं वहाँ पे। समझ में आया? ठंड मौसम तय कर रहा है, कैसे कल्चर देख रहे हैं कैसे ठंडा ठंडा मौसम आपके कल्चर को बना दे रहा है। ठंडे कपड़े पहने, ठंड में मोटा कपड़ा पहनते हैं, ठंड के इलाके में लोग मोटे कपड़े पहनते होंगे, तो वहाँ का पहनावा कैसा है ठंडे इलाकों का, मोटा कपड़ा, ऊनी कपड़ा। ठीक है, खाना कैसा खाते होंगे, गर्म खाना खाते होंगे, मसालेदार खाना खाते होंगे। ठीक है, ठंडे इलाकों में लोग ज़्यादा ज़्यादा देखते हैं ना शराब कल्चर, शराब पीते हैं, हल्का शराब, क्योंकि शराब गर्मी बनाती है बॉडी में। मांस खाते हैं लोग, मांस आप सुनते होंगे ना, यूरोप के लोग आते थे हमारे यहाँ से मसाला ले जाने के लिए, मसाला लेते लेते हमारा ही मसाला निकाल दिया उन लोगों ने, 200 साल तक गुलाम बना दिया। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो लोग मसाला ले जाते हैं यहाँ से। तो गर्म ठंडे इलाकों में क्या करते हैं, मसालादार खाना खाते हैं लोग, ताकि गर्मी बॉडी में बनी रहे। त्यौहार कैसे होंगे वहाँ के, त्यौहार और उनका जीवन शैली ठंड के लड़ने के हिसाब से बनती है। अभी बताया था, शेयरिंग इज केयरिंग में क्रिसमस उस्मस मनाते हैं सब, सेरोटोनिन, डोपामाइन, याद आ रहा है कुछ? तो यहाँ के ठंड में लोग ज़्यादा संयमित और अनुशासित रहते हैं, ज़्यादा उथल पुथल नहीं मचाएंगे, क्योंकि ठंड के मौसम में अगर चोट लगा तो बहुत नुकसान होगा। ठंड के मौसम में आपको चोट लगती है तो समझ में आता है ना कैसे झंझना जाती है बॉडी। तो वहाँ पे लोग संयमित रहते हैं, ज़्यादा गुस्सा नहीं, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा करने के लिए वो आपकी बॉडी में जो हैप्पी हार्मोन है वो रिलीज हो नहीं रहा है ना, वो रिलीज होगा, आप ज़्यादा उत्साहित होंगे तभी तो ताबड़तोड़ कुछ मचाएंगे। जब बॉडी में रिलीज ही नहीं रही, उदासी छाई हुई है हमेशा, अब उदासी छाने के लिए एक दूसरे से जो है गैदरिंग कर रहे हैं, तो लड़ाई होने के चांस कम है वहाँ पे, संयमित रहेंगे। देख रहे हैं कैसे कल्चर बन गया, कैसे कपड़े हो गए, खाने पीने का कैसा हो गया, त्यौहार कैसे मना रहे हैं ठंड के इलाकों में। अब गर्म इलाकों का क्या हालत है कि गर्म इलाकों में कल्चर कैसे बनता है, गर्मी से कैसे कल्चर बन जा रहा है। तो भारत के दक्षिणी और मैदानी इलाकों में आप देखते हो ना, हल्के कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े। बहुत से गर्ल्स जो है गर्मी के मौसम में बस हल्के कपड़े पहनते, तो लोग कहते हैं कि अरे इस तरीके के कैसे कपड़े पहने हुए, कपड़ों पे कमेंट करते हैं। लेकिन नहीं, कपड़े जो है सीधे मौसम से तय हो जाते हैं। अब बहुत भयानक गर्मी पड़ रही है, आपको लगता है कोई मोटा मोटा गद्दा चद्दर ओढ़ पहन सकता है कोई, आपको पहना दीजिए कैसा लगेगा। ठीक है, तो हल्के कपड़े पहनते हैं लोग। खाना कैसा होता है उनका, कपड़े समझ में आ गया। साउथ इंडिया में जाएंगे, साउथ इंडिया में क्या है, लुंगी कल्चर, लुंगी और वाइट। और वाइट कपड़े क्यों पहनते हैं गर्मी में, इसका एक साइंटिफिक रीज़न है। ठीक है, वाइट कपड़े क्यों पहना जाता है गर्मी में, क्योंकि वाइट का एल्बिडो जो है ना वो सबसे ज़्यादा होता है। अब सवाल है कि एल्बिडो क्या होता है। एल्बिडो का मतलब ये है, अब भूगोल में पढ़ते होंगे लोग, अब आएगा भी, कि एल्बिडो का मतलब ये होता है कि कोई मान लीजिए एक सतह है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो सूरज की रोशनी कितनी टकरा के वापस चली जाती है। सूरज की रोशनी जितनी टकरा के वापस जाती है ना, समझ लीजिए उस चीज़ का एल्बिडो उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, अगर वो चीज़ सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व कर ले रही है, इसका मतलब है उसका एल्बिडो कम है। ठीक है, यही अप्लाई होता है ब्लैक कलर और वाइट कलर पे। वाइट कलर का एल्बिडो बहुत ज़्यादा होता है और ब्लैक कलर का एल्बिडो बहुत कम होता है। इसलिए ट्रॉपिकल रीजन में, गर्मी के रीजन में ब्लैक कोट नहीं पहनना चाहिए, आपको वाइट कपड़े पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। साउथ इंडिया के लोग ज़्यादा वाइट कपड़े क्यों पहनते हैं, इसका साइंटिफिक रीज़न ये है
वाइट लुंगी, लुंगी क्यों पहनते हैं? हल्का रहता है, हवा पास होना चाहिए अच्छे से, टाइट कपड़े नहीं पहन सकते। लुंगी पहनते हैं, वाइट कपड़े पहनते हैं, उसका एल्बिडो अधिक है। आप देखते होंगे कि जो ब्रिटिशेस का जो लॉयर्स लोग काला कोट पहनते हैं ना, उनके देश के हिसाब से वो जो है साइंटिफिक है। अगर वही चीज़ जो हम ट्रॉपिकल रीजन में है वो ब्लैक कोट अपने ऊपर डालते हैं ना, तो अनसाइंटिफिक होता है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ हमारा ट्रॉपिकल रीजन है। अगर हम ट्रॉपिकल रीजन में ब्लैक कोट पहन के जा रहे हैं और उसमें गर्मी लग रही है, फिर भी चढ़ाए हुए हैं, तो ये अनसाइंटिफिक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सब पे जो कॉलोनी बना के रखा था, उन्हीं के नियम लागू हो गए सब जगह। तो वो काला कोट पहनते, तो हम भी काला कोट पहन रहे हैं। तो काला कोट वहाँ के लिए ठीक है, क्योंकि उनका इलाका टेम्परेट है, ठंड इलाका है, उनको सूरज की रोशनी मिलेगी तो उनको गर्मी मिलेगी उससे, क्योंकि उनका एल्बिडो कम है उसका, उनके ब्लैक कोट का। हमारे अगर हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, हम काला कोट पहन रहे हैं, और ट्रॉपिक जो उसका हीट है वो ब्लैक कोट ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, उससे गर्मी ज़्यादा लगेगी। ठंड के मौसम में पहन सकते हैं, गर्मी में नहीं पहन सकते। इसीलिए देखेंगे कि हमारे यहाँ का जो पॉलिसी है बहुत, कह सकते हैं झंडू टाइप का है, कि दो ड्रेस का जो ड्रेस कल्चर है उसको दो चीज़ों में डिवाइड करना चाहिए। पहले तो गर्मी का और ठंड का। गर्मी में कोशिश करना चाहिए जितना कंफर्टेबल हो लोगों के लिए पहनने में। ठंड के मौसम में वाइट कोट पहने, गर्मी के मौसम में ठंड के मौसम में ब्लैक कोट पहने, और गर्मी के मौसम में वाइट कोट पहने। तो साइंटिफिक लगता है कि हाँ लोग साइंटिफिक हैं यहाँ के लोग। गर्मी के मौसम में काला कोट पहन के जाते हैं, लोग कहते हैं कि यार जो समझदार होंगे, जो जानते होंगे इसके पीछे का साइंस और बैकग्राउंड, वो तुरंत अंदाज़ा लगा लेंगे कि काम तमाम है, मतलब माइंड ठीक नहीं है इन लोगों का, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। ताजुब इस बात का है कि ध्यान क्यों नहीं गया अभी तक इन सब चीज़ों पे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पे ध्यान जाना चाहिए लोगों का कि किस तरीके के हम पहन रहे हैं। हम कॉलोनियल माइंडसेट से चल रहे हैं अभी तक। खोपड़ी में बात जानी चाहिए ये कि चेंज होना चाहिए ये सारी चीज़ें। किसी का जाएगा ध्यान तो ज़रूर इस पर गौर करेगा कि हो सकता है टू टू ड्रेस कल्चर बना दिया जाए, कि ठंड के मौसम में आप ये पहनेंगे, गर्मी के मौसम में आप ये पहने, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। तो गर्म इलाकों में क्या होता है कि खाने का कल्चर क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने कपड़े की बात कर ली, कपड़े में क्या पहन रहे हैं लोग साउथ वाले गर्मी के मौसम में, क्योंकि गर्मी ही पड़ती है वहाँ पे, तो वो पहनते हैं लुंगी और वाइट ज़्यादा कपड़े देखते होंगे, वाइट 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 खूब पहनते हैं वो, क्योंकि उसका एल्बिडो अधिक है। साइंटिफिक रीज़न है उसका पीछे। आप देखते होंगे कि राजस्थान में गर्मी पड़ती है बहुत, तो क्या करते हैं मोटा पगड़ी पहनते हैं, मोटा पगड़ी, ताकि वो जो धूप है ना उसके अंदर ना जाए। सर गर्म हो जाता है वहाँ पे, एकदम तड़ाके की धूप पड़ती है। तो पगड़ी क्या होती है, मोटी पगड़ी होती है, तो वो मोटी पगड़ी उनकी कल्चर का हिस्सा बन गया। और साउथ में जो सफ़ेद लुंगी और कुर्ता है उनका कल्चर बन गया। ठीक है। मौसम डिसाइड कर रहा है सारी चीज़ें, किस तरीके का स्थिति है। और वहाँ देखेंगे कि राजस्थान में भूरा 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 पूरा रेगिस्तान इलाका है, तो उन्होंने उसको दबाने के लिए रंग बिरंगे कपड़े पहने। क्या? रंग बिरंगे कपड़े, ताकि वो जो प्रकृति ने उनको भूरा कलर दिया है उससे बच सके। और थोड़ा सा बॉडी देख के, कुछ कलर होते हैं ना अच्छे अच्छे कलर, रंग बिरंगे कलर देख के खुशी होती है। ठीक है। तो ब्लू सिटी आप देखते होंगे बहुत सी जगह ब्लू और वाइट कलर ज़्यादा हुआ रहता है गर्मी के इलाकों में, जहाँ गर्म पड़ता है, तो उसको ब्लू सिटी भी बोलते हैं। एथेंस के बारे में सुना होगा, ब्लू वाइट। उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि वो पूरा सिटी को कलर इसलिए दिया गया है ताकि वो गर्मी से बच सके। समझ में आया? तो मौसम डिसाइड कर रहा है कल्चर आपका। आपका राजस्थान का हो गया। और खान पीन में देखेंगे तो वो लोग क्या करते हैं साउथ वाले, नारियल पानी। गाना बजता है ना, आई एम कृष्णन अय्यर या मैं देखो नारियल पानी ही वाला, ये गाना बजा है। आपके गाने में, आपके गाने तक में ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। भारतीय कल्चर का जो ये कल्चर बना हुआ है साउथ का, तो उनके गाने में भी इतना है। आप साउथ की मूवी देखते होंगे, बाका लिए रहते हैं तलवार टाइप का, एक जगह नारियल पानी साइड में खड़ा ही होगा, देखेंगे तो नारियल पानी होगा ही होगा। क्यों? नारियल पानी वहाँ ज़्यादा होता है। प्रकृति ने भी अपने आप को अडॉप्ट किया होता है, एकदम अडेप्ट किया हुआ है कि जैसे मान लो तुम गर्मी पड़ रही है तो हम नारियल पानी उगा लेंगे, नारियल पानी उग जाएगा। वहाँ के लोगों को संतुष्टि देने के लिए वो तोड़ेंगे, खा के पी लेंगे उसको। प्रकृति ने हमारे लिए सारी व्यवस्था बना रखी है कि तुम जिंदा रहो। पूरी पूरी तरीके से हेल्प कर रही है, और कह रही है कि बस मुझे जान लो, तुम मुझे समझ लो, एक बार समझो, बस मैं तुम्हारा, हम तुम्हें ज़िंदा रखेंगे, हमारी जिम्मेदारी है तुम्हें ज़िंदा रखना। तो हमें बस जो है कार्बन डाइऑक्साइड देते रहो, हम तुमको ऑक्सीजन देते रहेंगे, बस हमको काटो मत। ठीक है। तो नारियल पानी, इडली, चावल,
मछली कल्चर, मछली खाते हैं लोग, सब्जियां खाते हैं। आप देखते होंगे ना कि पश्चिम बंगाल के लोग मछली चावल ज़्यादा खाते हैं, असम के लोग मछली चावल ज़्यादा खाते हैं, मछली चढ़ाते हैं इस देवी को। उनके कल्चर का पार्ट बन जाता है, क्योंकि वो कोस्टल एरिया में रहते हैं। कोस्टल एरिया में मछली मछली पालन होता है, तो उनका जो कोस्टल इलाके में जो हो रहा है वही उनका कल्चर बन रहा है। देख रहे हैं कल्चर कैसे खान पान तय कर रहा है। तो आपका खान पान कैसा होगा कोस्टल इलाकों में, गर्मियों में, समझ में, तटीय इलाकों में जो मछली चावल का कल्चर है। अब त्यौहार और नृत्य, जो डांस फॉर्म होते हैं, जो त्यौहार होते हैं, जो फेस्टिवल होते हैं ना, वो भी मौसम और प्रकृति के अनुसार ही होते हैं। आप देखते होंगे कि प्रकृति की पूजा करते हैं लोग। कुछ लोग प्रकृति की ही पूजा करते हैं। जैसे एक अभी झारखंड में एक मामला उठा था, सरना कोड। सरना कोड क्या है? सरना कोड ये मानता है कि हम प्रकृति की पूजक हैं, हमको हिंदू धर्म से अलग करो। तो और हिंदू धर्म क्या कहता है? यार हिंदू धर्म तो खुद ही प्रकृति पूजक है, तुम उसी में मान लो अपने आप को। लेकिन अभी तक डिमांड उठ रही है कि नहीं, हम किसी और को नहीं मानते, हम केवल और केवल प्रकृति को ही मानते हैं, जल जंगल जमीन, बस। ठीक है, तो ये भी कल्चर डिसाइड कर रहा है, क्योंकि प्रकृति से वो ज़्यादा जुड़े रहे होंगे। ठीक है, तो गर्म इलाकों में क्या हो रहा है? मिलनसार, खुलापन, ठीक है, ये ज़्यादा मिलेगा। अब रेगिस्तान में देख लीजिए, रेगिस्तान में क्या होता है? सऊदी अरब में बुरखा कल्चर होता है, बुरखा पहनते हैं लड़कियां, और वहाँ के मर्द जो है मैक्सी टाइप का पहनते हैं और सर पे बांधे होते हैं गमछा टाइप का, एकदम पूरा लपेटे हुए होते पूरा। क्यों? उड़ता है, वहाँ पे रेत उड़ते हैं काफ़ी। ठीक है, अब उन रेत धूल से बचने के लिए लोग कवर करते हैं फेस अपना। यहाँ भारत में देखते होंगे गर्मी के मौसम में कैसे लड़कियां अपनी चेहरा कवर कर लेती हैं। क्यों? गर्मी की वजह से। तो वहाँ पे जो उनका बुरखा कल्चर था, या बुरखा था, वही उनका कल्चर बन गया। क्यों? क्योंकि वहाँ का भौगोलिक स्थिति उस टाइप की है, गर्मी पड़ती है, धूल उड़ता, रेत उड़ते हैं वहाँ पे। तो जो आदमी मैक्सी टाइप का पहने रहते हैं ना, ये उनका कल्चर बन गया। और औरतों का क्या हो गया? वो बुरखा कल्चर में आ गई। वो जो हिजाब पहनती है ना, हिजाब, ये उसी का कारण है। अब वो कल्चर बन गया उनका, मतलब भौगोलिक स्थितियाँ तय कर दी कि कैसे कल्चर बनेगा। भारत में घूंघट कल्चर, आप देखते होंगे राजस्थान में नीचे नीचे तक घूंघट काढ़े रहते हैं। आप मथुरा चले जाइए, वहाँ पे भी घूंघट कल्चर भयानक तरीके से। क्यों? क्योंकि मथुरा का इलाका जो है राजस्थान से टच करता है। धूल उड़ते हैं, धूप पड़ती है बहुत, तो लोग घूंघट काढ़ लेते हैं, तो वही घूंघट कल्चर बन गया। ठीक है, भौगोलिक स्थितियाँ तय कर दे रही हैं कि कैसे घूंघट कल्चर आ जा रहा है, बुर्का कल्चर आ जा रहा है, मौसम तय कर रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है, साउथ इंडिया की बात ही कर ले, वाइट लुंगी कल्चर उनका हो गया है। एल्बिडो के बारे में बताया मैंने, साइंटिफिक रीज़न क्या है, ब्लैक और वाइट का मामला। ठीक है, ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक है कि भारत में लोग गर्मी में काला कपड़ा पहन के घूमते हैं। ठीक है, ये बुद्धि कब आएगी पता नहीं। ठीक, एग्जाम्पल, अब हिमालय के क्षेत्र का जो पहाड़ी इलाका है, ऊबड़ खाबड़ इलाका है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। ठीक है, तो वहाँ पे सोसाइटल एथिक्स क्या होगा? एक दूसरे के सहयोग करेंगे, भरोसा करेंगे, सम्मान करेंगे एक दूसरे का, धोखा कम करेंगे। अब सवाल ये कि धोखा क्यों कम करेंगे? अगर धोखा कम नहीं करेंगे ना, तो ये जो इतना ऊबड़ खाबड़ वाला इलाका है ना, कि एक बाल्टी पास कर दो वो लेके चला जाए, अगर वो धोखा देंगे या अविश्वास पैदा हो जाएगा ना, तो उनको बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक पहाड़ी इलाकों में जीना। इसीलिए एक दूसरे का सहयोग करना पहाड़ी इलाकों में एकदम कॉमन है, वो एक दूसरे से समरसता बना के चलते हैं। तो वहाँ का सोसाइटल एथिक्स इस तरीके का से काम करेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि कल्चर कैसे डेवलप हो रहा है, साउथ में कैसा कल्चर है, पूर्व नॉर्थ ईस्ट में कैसा कल्चर जा रहा है, सब कुछ जो है आपकी भौगोलिक दिशाएं तय कर रही हैं। सऊदी अरेबिया में रेत उड़ रहा है तो बुरखा कल्चर कैसे आ गया, घूंघट कल्चर, राजस्थान में घूंघट कल्चर कैसे आ गया, जान रहे हैं, लुंगी कुर्ता कैसे आ गया। नॉर्थ इंडिया में इतना नॉर्मल कपड़ा पहन के कैसे जा रहे हैं? क्योंकि प्लेन एरिया है, फर्टाइल एरिया है, आप संपन्न है। अब शाकाहार का ले लेंगे ना, अभी बताते हैं शाकाहारी होना क्या होता है। क्योंकि जो फर्टाइल प्लेन में रहता है ना, वो ज़्यादा चिल्ला सकता है शाकाहारी शाकाहारी, जो लेकिन टफ टेरेन में रहता है ना, वो नहीं चिल्ला पाएगा शाकाहारी, क्योंकि उसके पास ज़मीन नहीं है उपजाऊ खेती करने का। जो शाकाहारी है बहुत अमीर आदमी है, इसका मतलब ये है। लेकिन मैदानी इलाकों में क्या होता है, गंगा यमुना का जो उपजाऊ क्षेत्र है, रास्ता आसान है, ज़्यादा स्वतंत्रता होती है, सामने एकदम पूरा प्लेन खुला इलाका, सब आ जा सकते हैं।
तो यहाँ पे अनुशासन और ईमानदारी का जो महत्व ज़्यादा होता है। आप देखते होंगे ऐसे फिल्मों, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन जैसे वर्ड आते होंगे, फिल्मों में भी वो दिखता है। ये मैदानी इलाकों में ही ज़्यादा बोला जा सकता है। फर्टाइल प्लेन जो उपजाऊ भूमि होती है, आप देखते होंगे कि शाकाहारी मांसाहारी का डिबेट चलता है। तो ये ज़्यादातर आप देखेंगे जो प्लेन इलाके होते हैं ना, ये लोग ज़्यादा चिल्लाते हैं शाकाहारी शाकाहारी। क्यों? जो प्लेन इलाके में है, जो गंगा यमुना के दोआब में रहता है और उपजाऊ इलाका है, उसको पानी आसानी से मिल रही है, खेती सब हो जा रही है, संपन्नता है, इसलिए वो चिल्ला रहा है शाकाहारी शाकाहारी। लेकिन जो हिमालय इलाके में रहता है, जो कोस्टल इलाके में रहता है, जो एकदम ठंडे प्रदेश में रहता है, जहाँ पे खेती उती होना बड़ा मुश्किल है, वो ये नहीं चिल्लाएंगे कि शाकाहारी बनो शाकाहारी बनो। क्यों? क्योंकि उपजाऊ भूमि नहीं है उनके पास इतना खाद्य फूड सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए वो उनका डिबेट अलग है, इनका डिबेट अलग है। और ये मैदानी इलाकों वालों को समझ नहीं आता है, इनको लगता है कि हमारे पास है तो सब कुछ है। नहीं, अगर आप शाकाहारी हैं और आप मैदानी इलाकों में हैं तो आप, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा अमीर आदमी हैं आप। और जो मतलब आप भौगोलिक स्थिति से बहुत अमीर है, प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा अमीर हैं, आपको सब कुछ है यहाँ पे, आप उगा के खा सकते हैं। लेकिन जो पहाड़ी इलाकों में, ठंडे इलाकों में कैसे खाएंगे? उनके पास ना तो वहाँ पर कोई खेती हो सकती है, ना कुछ तरीके से हो सकता है। कोस्टल इलाकों में कहाँ आप खेती करेंगे ढंग से? एक तो बाढ़ आ जाएगी, ऊपर सुनामी अलग आ जाते हैं, कभी कभी चक्रवात से परेशान रहते हैं, खेती हो पाएगी ढंग से? तो वो क्या करते हैं, मछली पे जीते हैं। चावल उगाया, मछली उगाया, लपेट दिए एकदम खींच के। समझ में आया? तो शाकाहारी मांसाहारी का डिबेट जो है ना, अपने आप में ही एक भौगोलिक स्थितियों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर पूरे देश में प्लेन एरिया होता है ना, तो लगभग आपको अधिकांश लोग शाकाहारी मिल जाते हैं। लेकिन प्रकृति जो है ऊबड़ खाबड़ है, कहीं किस तरीके, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं रेत है, कहीं कुछ है, तो इस हिसाब से तय होते हैं। तो इस डिबेट में पढ़ना कि शाकाहारी मांसाहारी के डिबेट में तो पढ़ना ही नहीं है, अपने आप से वादा करिए, अपराध करना ही नहीं है, दूर से बस सुन लेना है, ठीक ठीक है जाओ। क्योंकि आपको मालूम है सब, आपने भारत को जाना है। अगर भारत को जान लिए आप अच्छे से, पूरे वर्ल्ड को जान लिया आप अच्छे से, तो फिर इन सब फालतू डिबेट में पढ़ेंगे नहीं, आप सीधे कहेंगे हाँ जय हो चलो आगे बढ़ो। ठीक है, जो भी शाकाहारी अपने आप को बोला, इसका मतलब समझ लीजिए प्लेन एरिया में ज़्यादा रहता है, टफ टेरेन में रहेगा तो भूल जाएगा शाकाहारी शाकाहारी चिल्लाना। ठीक है, तो सोसाइटल एथिक्स कैसे है फर्टाइल प्लेन में? क्योंकि ये समृद्ध और सहयोग की भावना ज़्यादा डेवलप होती है। क्यों होती है? खेती अच्छी होती है, अमीर होते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। मिलजुल कर काम करने, आप देखते होंगे ना कि खेतों में आप धान रुपाई होता है तो सब लोग 5-10 लोग मिल के रुपाई करते हैं, क्या मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, पानी बांटना आपस में, क्योंकि सब कुछ है उनके पास। और यहाँ पे नियम अनुशासन बहुत बढ़िया होता है, सोसाइटल एथिक्स फर्टाइल प्लेन में, गंगा यमुना के दोआब में। जैसे खेतों की हिफाजत करना, रात को कहते हैं ना गैया घुस जाएगी खेत में, बचाओ। पानी का सही से इस्तेमाल करते हैं लोग। अब सोशल जस्टिस कैसे होता है इसमें? हम ये फर्टाइल प्लेन का ही पढ़ रहे हैं कि कैसे जो है सोसाइटल एथिक्स तैयार हो रहा है इससे। गरीबों की मदद करेंगे, उपजाऊ मैदान में कई जाति धर्म के लोग जो है साथ रहते हैं, तो कोशिश करेंगे कि समानता, न्याय की भावना जो है विकसित होगी इनके अंदर। क्यों? क्योंकि ये मैदानी इलाका है, उपजाऊ इलाका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लोग चाहेंगे कि हम इसी इलाके में रहें, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब चाहेंगे कि हम यही इलाके में रहें। तो क्या होगा, इससे होगा कि एक न्याय की भावना, एक समानता की भावना डेवलप करेगी। उसके पीछे कारण क्या है? गंगा यमुना का दोआब, उपजाऊ इलाका, कारण इसका भी ये है। ठीक है, भौगोलिक कारण। समझ में आया कैसे सोसाइटल एथिक्स तैयार हो रहे हैं? और हवा और धूल का भी रोल है हवा और धूल का भी रोल है सोसाइटल एथिक्स तैयार करने में। ठीक है, हवा और धूल का क्या रोल है? ये सावधानी और एकजुटता पे जोर देता है। कैसे? मान लीजिए बहुत भयानक आंधी आ गई आपके घर की तरफ, कभी कभी आती है, तो आप क्या करते हो? अरे बचो 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 बचो, सब सामान अंदर रखो, सब सामान अंदर रखो, और जो बुजुर्ग है उनको अंदर करो अंदर करो। ऐसा तो नहीं करते ना कि आप बुजुर्ग आ गए अरे उठा के फेंक दो उनको आंधी में, ये तो नहीं करते कि अरे बुजुर्ग हैं उनको जल्दी अंदर करो अंदर करो। तो क्या होता है, यहाँ पे सावधानी दिखा रहे हैं आप, सावधानी और एकजुटता की भावना आ रही है कि अरे उनको बचाओ, ये चीज़ें बचाओ। समझ में आ रहा है? हवा और धूल उड़ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है आंधी, टॉर्नेडो आ रहा है, मान लीजिए टॉर्नेडो आ गया, तो आप क्या करते हैं? एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। कोस्टल इलाकों में क्या होता है, जब चक्रवात आता है तो क्या करते हैं? अलर्ट जारी होता है, बचो, सावधानी पे फोकस करते हैं।
तो ये जो सावधानी, एकजुटता की भावना है, ये धूल और हवा तय कर देता है सोसाइटल एथिक्स। बीमार और बुजुर्गों का ध्यान रखना, बाहर निकलने से पहले सबको सावधान करना, ठीक है। भारत और दुनिया में कोस्टल इलाकों में सबसे ज़्यादा जो है चक्रवात आते हैं, वो भी ईस्ट कोस्ट पे। एक दूसरे की सुरक्षा और नैतिक जिम्मेदारी बनती है, एक दूसरे की सुरक्षा करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनने लगती है। ये सोसाइटल एथिक्स बन जाता है, वो सामाजिक मानदंड तैयार कर देता है इस तरीके का कि एक दूसरे की मदद करो। और इसमें ये भी तय करता है, ये धूल और हवा की पर्यावरण की रक्षा करो, क्योंकि इसी समय जो धूल धड़का होता है तो पानी और पेड़ पर असर ज़्यादा पड़ता है, तो लोग पानी बचाते हैं, पेड़ लगाने पर ज़्यादा जोर देते हैं। और सामाजिक व्यवहार में भी बदलाव आता है कि भारत के राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ आती हैं तो एक दूसरे की मदद करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं। आप देखते होंगे बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में सुना है, पर्यावरण पे कितना जोर देते हैं वो। समझ में आया कि पर्यावरण से प्रेम होता है उनको ज़्यादातर। आज के लिए इतना ही, सारा समझ में आ गया। अब एक बार रिकैप करेंगे सब, एक बार ही सब रिकैप कर लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। आज 15वीं क्लास, जो आज हमने पहले पढ़ा है कि सामाजिक नॉर्म्स पढ़े, फिर हमने सोसाइटल एथिक्स क्या होता है वो पढ़ा, फिर हमने नॉर्म्स और सोसाइटल एथिक्स को कंपेयर किया, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि सोसाइटल एथिक्स बनने में ठंड का क्या रोल होता है, उसमें हमने रिसर्च पेपर पढ़ा प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का, ठीक है, कि कैसे मौसम तय करते हैं सोसाइटल एथिक्स, ये पढ़ा। फिर हमने गर्मी के बारे में भी एक रिसर्च पेपर पढ़ा कि कैसे गर्मी के मौसम में सोसाइटल एथिक्स तय होते हैं, ठीक है। सीरोटोनिन, डोपामाइन, ठंड के वाला पढ़ा था हमने, गर्मी के मौसम वाला भी पढ़ लिया। और लैटिन अमेरिका का हमने सिम्पेटिया पढ़ा कि कैसे सिम्पेटिया एक कल्चर डेवलप हो गया वहाँ, ठीक है। फिर भौगोलिक दशाओं से कैसे संस्कृति जन्म लेती है, ठंड के इलाकों में कैसे कल्चर बनते हैं, कैसे खान पान हो जाता है, कैसे पहनावा हो जाता है, गर्म इलाकों में हम कैसा खाना पीना होता है, कैसे कपड़े होते हैं। तो ये मौसम तय कर रहा है कि हमारा कल्चर कैसे होगा, ठीक है। रेगिस्तान इलाकों की बात की हमने, बुर्का कल्चर, घूंघट कल्चर कैसे बन जाता है, एल्बिडो पे बात की हमने। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि मैदानी इलाकों में जो कहते हैं ना कि शाकाहार मांसाहार की लड़ाई समझी हमने, कि मैदानी इलाकों वाले क्यों शाकाहारी हैं, और जो टफ टेरेन के लोग हैं क्यों शाकाहार पे ज़्यादा जोर नहीं देते, वो अवॉइड करते हैं लेकिन खाते मांसाहारी हैं, ठीक है। तो ये कैसे सोसाइटल एथिक्स बनता है। फिर फर्टाइल प्लेन, उपजाऊ भूमि, जैसे गंगा यमुना का दोआब, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका किस तरीके का सोसाइटल एथिक्स बनता है, किस तरीके की सामाजिक नैतिकता तैयार होती है। हवा और धूल का क्या रोल होता है सोसाइटल एथिक्स बनाने में, ठीक है। अभी बात की हमने कि पर्यावरण पे रक्षा, और बिश्नोई कम्युनिटी का हमने एग्जाम्पल लिया। ये अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि कल्चर डेवलप होने में भौगोलिक दशाओं का कितना बड़ा रोल है। ये मान लेना कि कल्चर जो है कि पहले से बने बनाए थे और ये जो है हमारे भगवान ने लिख के गए थे, तो नहीं। मौसम तय कर रहा है, भौगोलिक दशाएं तय कर रही हैं, आप किस इलाके में रहते हैं वो तय करता है कि कल्चर क्या डेवलप करेगा। राजस्थान में आप रहते हैं तो मोटी पगड़ी पहनते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, ये वहाँ का भूरा रेगिस्तान होने की वजह से भूरा कलर मिला हुआ है प्राकृतिक तौर पे, इसलिए वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। गर्मी ज़्यादा पड़ती है इसलिए मोटी पगड़ी पहनते हैं। साउथ में वाइट लुंगी इसलिए पहनते हैं क्योंकि वहाँ पे गर्मी प्रचंड पड़ती है, उमस भयानक पड़ता है, और इस वजह से वो लुंगी और कुर्ता पहनते हैं, वो भी वाइट कलर का। पश्चिम बंगाल में मछली और चावल, असम में मछली चावल ज़्यादा क्यों खाते हैं, क्योंकि वो कोस्टल इलाके में रहते हैं और वहाँ पे मछली पालन ही सबसे मुख्य प्रमुख उद्योग है उनका, इसलिए वो खाते हैं। जितने भी कोस्टल इलाके में मछली पे आप ज़्यादा कम ही देखेंगे कि वहाँ पे शाकाहारी कम मिलेंगे आपको। मैदानी इलाकों में लोग शाकाहारी ज़्यादा क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये उपजाऊ इलाका है, गंगा यमुना का दोआब, यहाँ पे आप खेती करते हैं, आराम से समृद्ध लोग रहते हैं यहाँ पे, इसलिए आप शाकाहार चिल्ला सकते हैं, ठीक है। और शाकाहार मांसाहार का जो डिबेट है ना, इसके पीछे एक साइंटिफिक डिबेट भी है कि जो शाकाहारी जो होते हैं, ये मानना ठीक है साइंटिफिक तरीके से कि शाकाहार में शक्ति ज़्यादा होती है, क्योंकि एक 10% का नियम लागू होता है कि मान लीजिए आप पेड़ ने 100% एनर्जी बनाई, और उस 100% एनर्जी को कोई प्राइमरी प्रोड्यूसर खाने जा रहा है, प्राइमरी जो कंज्यूमर है वो खाने जा रहा है, जैसे आप हैं,
मान लीजिए बकरी जो है पत्ते चरने जा रही है, अब उस पौधे ने सन फोटोसिंथेसिस के थ्रू और जो है एनर्जी तो बना ली। अब वो खुद अपने सांस लेने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए कुछ एनर्जी जो है अपने कंज्यूम करके 90% एनर्जी आगे ट्रांसफर करता है। ठीक है, जैसे बकरी ने पत्ते खा लिए तो उसके अंदर 90% एनर्जी गई रॉ फॉर्म में। ठीक है, फिर वो बकरी जो है 90% खाती है। अब मान लीजिए बकरी को कोई खा ले, अब उस बकरी ने 90% एनर्जी को कंज्यूम किया होगा, तो फिर जो वो 90% एनर्जी बकरी के अंदर गया। ठीक है, फिर उस बकरी ने कुछ एनर्जी कंज्यूम की, फिर वो 80% एनर्जी जो है आगे ट्रांसफर होगा बकरी जो बकरी को खा लेगा। ठीक है, इस तरह करते करते एक चेन डेवलप होगी, आखिरी तक जो खाएगा ना उसके अंदर एनर्जी कम होगी। इसका मतलब जो मांसाहारी हैं, क्योंकि जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसने पत्ते खाए तो ज़्यादा एनर्जी लिया, आप डायरेक्ट सेब खाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी लेंगे, लेकिन आपको कोई खा जाएगा तो वो एनर्जी लॉस करेगा 10%, तो आगे एनर्जी कम जाएगा। मतलब आपके अंदर मांस है, आपने पत्ते से डायरेक्ट एनर्जी लिया, लेकिन आपसे किसी ने लिया तो आपके अंदर एनर्जी थोड़ी कम होगी, उस सामने वाले में ट्रांसफ़र होगी। साइंटिफिक रीज़न यही है कि साइंटिफिकली रीज़न ये है कि मांसाहार में वाकई में एनर्जी कम होती है और शाकाहार में एनर्जी ज़्यादा होती है। ये एक अपना साइंटिफिक मतलब ये साइंटिफिक रीज़न है। लेकिन अब ये कहना कि आप मतलब इतना भी कम नहीं होता है मांसाहार में कि एकदम ख़त्म ही एनर्जी होता है, नहीं होता है, कम होता है। शाकाहार के मुकाबले मांसाहार में एनर्जी कम होता है, इसका साइंटिफिक रीज़न है पीछे, उसका पता है। ठीक है, और ये कहना कि हम शाकाहारी हैं तो तुम भी शाकाहारी बन जाओ, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा जो इलाका है गंगा यमुना का दोआब है, इसलिए तुम कह रहे हो कि शाकाहारी बन जाओ, लेकिन हमारा इलाका टफ टेरेन है, हम यहाँ पे खेती नहीं कर सकते। ठीक है, तो लोगों की भौगोलिक दशाएं भी तय करती है कि कौन शाकाहार बनेगा, कौन मांसाहार बनेगा। ठीक है, और साइंटिफिक रीज़न पीछे जानना है कि शाकाहार में शक्ति ज़्यादा होती है कि मांसाहार में शक्ति ज़्यादा होती है, तो तुलनात्मक रूप से शाकाहार में शक्ति ज़्यादा होती है। उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, वो 10% का नियम काम करता है। आप जब पढ़ते होंगे पर्यावरण इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ध्यान से पढ़ेंगे और कुछ निकालने की क्षमता होगी किसी चीज़ से, तब तो आप समझ जाएंगे कि हाँ सच में यहाँ पे शाकाहारी में जो है एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर, आज के लिए इतना ही है। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिसको भी क्वेरी करनी होगी पूछ लेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता IAS।